नमस्कार, के न्यूज नेशनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति। चलिए नजर डालते हैं खबरें फटाफट पर। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया। टीम ने 41 साल के सूखे को खत्म करते हुए भारत को हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम को आखिरी पदक 1980 में मॉस्को में मिला था, जब वासुदेवन भास्करन की कप्तानी में टीम ने गोल्ड जीता था। टीम इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल मैच में जर्मनी को 5-4 से हरा दिया। दूसरे क्वार्टर में 3-1 से पिछड़ने के भारत के जबरदस्त वापसी की और लगातार 4 गोल दागे। भारत के लिए सिमरनजीत सिंह ने 17वें और 34वें, हार्दिक सिंह ने 27वें, हरमनप्रीत सिंह ने 29वें और रुपिंदर पाल सिंह ने 31वें मिनट में गोल किया। भारत के लिए अच्छी बात ये रही कि इस ओलंपिक में वह अपने नीचे रैंक वाली किसी टीम से हारी नहीं। पूल मैच में भारत को ऑस्ट्रेलिया से और अंतिम 4 के मुकाबले में बेल्जियम से हार झेलनी पड़ी थी। ये दोनों टीमें रैंकिंग में भारत से ऊपर थीं। टीम इंडिया ने 1972 के बाद पहली बार टोक्यो में पूल स्टेज में 4 या इससे ज्यादा मुकाबले जीते थे। 1972 ओलंपिक में भारत ने पूल स्टेज में 7 में से 5 मैच जीते थे। इसके बाद 2016 ओलंपिक तक भारत ग्रुप स्टेज में 3 से ज्यादा मैच नहीं जीत पाया। देश में फिर एक बार 40,000 से अधिक कोरोना केस आए हैं। बीते दिन 42,797 नए मरीजों की पहचान हुई। 41,869 ठीक हुए और 532 लोगों की मौत हुई। केरल में लगातार सबसे ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। बुधवार को यहां 22,414 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई और 108 संक्रमितों की मौत हुई। देश के 8 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। इनमें पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा और पुडुचेरी शामिल हैं। यहां पिछले लॉकडाउन जैसे ही कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। देश के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंशिक लॉकडाउन है। यहाँ पाबंदियों के साथ छूट भी है। इनमें छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और गुजरात भी शामिल हैं। अमेरिका के इलिनॉयस राज्य की राजधानी स्प्रिंगफील्ड के कॉक्स हेल्थ मेडिकल सेंटर में पिछले दिनों 28 साल के एक कोरोना पॉजिटिव युवक की मौत हो गई। इसी तरह वहां एक 21 साल के पॉजिटिव लड़के की हालत खराब होने के बाद उसे आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। ये कोई गिने चुने किस्से नहीं, बल्कि अमेरिका के तकरीबन सभी शहरों के अस्पतालों का हाल है। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट अमेरिका में 49 साल से कम उम्र के नौजवानों को तेजी से निशाना बना रहा है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश के अस्पतालों में बड़ी संख्या में कोरोना के चलते गंभीर रूप से बीमार युवा भर्ती हो रहे हैं। इनमें खासतौर पर वो युवा शामिल है जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी है। इनमें भी 20 से 30 साल की उम्र वाले मरीज ज्यादा हैं। अमेरिका का यह ट्रेंड अपने देश के लिए अलार्म है। भले ही भारत में इन दिनों अमेरिका के मुकाबले कोरोना धीमा पड़ गया है, लेकिन इन नए मामलों में डेल्टा वेरिएंट की हिस्सेदारी अमेरिका से ज्यादा है। अमेरिका में कोरोना के नए केसों में डेल्टा वेरिएंट के 80% मामले हैं तो भारत में 87% हैं। वहीं आबादी के हिसाब से भारत में वैक्सीन लगने की दर भी अमेरिका के मुकाबले काफी कम है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर निर्माण शुरू हुए 1 साल हो चुका है। बीते साल 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिलापूजन के बाद जैसे जैसे मंदिर निर्माण का काम रफ्तार पकड़ रहा है, वैसे वैसे अयोध्या भी बदल रही है। मंदिर की नींव भरने का काम करीब 60% पूरा हो चुका है। राम मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि 2023 तक रामलला मंदिर के गृह में विराजमान हो जाएंगे। हालांकि इसके बाद भी मंदिर के ऊपरी फ्लोर का काम चलता रहेगा। मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद 1 साल के दौरान अयोध्या का विकास भी कई गुना तेज हुआ है। यहाँ बीते 2 सालों में जमीन की कीमतें 8 गुना तक महंगी हुई हैं। अयोध्या में जमीन की खरीद फरोख्त इतनी तेज हो गई है कि यूपी सरकार को आदेश जारी कर यहां जमीन की बिक्री पर रोक लगानी पड़ी, क्योंकि सरकार को खुद के कई प्रोजेक्ट के लिए जमीन की जरूरत होगी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक लड़की बीच सड़क पर कैब ड्राइवर को उछल उछल कर थप्पड़ लगा रही है। लड़की ने ड्राइवर का मोबाइल भी तोड़ दिया और बीच बचाव करने वालों से भी भिड़ गई। घटना लखनऊ के अवध चौराहे की है। लड़की का आरोप था कि कैब ड्राइवर ने उसे अपनी गाड़ी से हिट किया। पुलिस ने लड़की की कहानी पर भरोसा करते हुए कहा कि कैब ड्राइवर को रात भर थाने में बिठाया और चालान भी किया।
अगले ही दिन घटना का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया और थप्पड़बाज लड़की के विक्टिम कार्ड की पोल खुल गई। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि लड़की को कैब ने हिट नहीं किया। इसके बाद सोशल मीडिया पर लड़की को गिरफ्तार करने और कैब ड्राइवर को इंसाफ दिलाने की मुहिम छिड़ गई। 2 अगस्त की शाम तक पुलिस ने वायरल वीडियो में दिख रही लड़की प्रियदर्शनी यादव पर मुकदमा दर्ज कर लिया। इस घटना ने एक बार फिर विक्टिम कार्ड पर बहस छेड़ दी है, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत विक्रांत का बुधवार से समुद्री ट्रायल शुरू हो गया। 14 फ्लोर वाले विक्रांत पर 30 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकेंगे। ट्रायल सफल रहा तो इसे अगले साल अगस्त में नौसेना में शामिल किया जाएगा। जुलाई में इसके तटीय परीक्षण सफल रहे थे। यह देश में निर्मित सबसे बड़ा और विशालकाय युद्धपोत है। विक्रांत की लागत करीब 23,000 करोड़ रुपए है। इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया। इसे तैयार करने में 50 से ज्यादा भारतीय कंपनियों की अहम भूमिका रही है। इसके निर्माण के दौरान 40,000 से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिला। विक्रांत का वजन 40,000 टन है। युद्धपोत पर MiG-29 के लड़ाकू विमानों और KA-31 हेलीकॉप्टरों का एक बेड़ा तैनात होगा। हिंद महासागर में सैन्य मौजूदगी बढ़ाने की चीन की बढ़ती कोशिशों के मद्देनजर यह देश की रणनीतिक हितों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्रीय स्वास्थ्य एजेंसियों और हेल्थ सेक्टर से जुड़े विशेषज्ञों ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट भेजा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्य के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखकर कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अगस्त और सितंबर में आने वाले त्योहारों पर भीड़ के कंट्रोल करने के आदेश दिए हैं। साथ ही कहा कि अगर इन त्योहारों पर सामूहिक भीड़ जुटी तो यह कोरोना की तीसरी लहर के लिए सुपर स्प्रेडर साबित हो सकते हैं। केंद्रीय सचिव ने चिट्ठी में बताया कि पिछले दिनों इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने चेतावनी जारी की है कि कोरोना की तीसरी लहर अगस्त सितंबर में आ सकती है। कोरोना की दूसरी लहर में जिस तरह केस बढ़े और उन्हें अब कंट्रोल किया गया है, ये आगे भी जारी रहेगा। भले ही डेली नए केसों की संख्या यह बता रही हो कि देश में कोरोना कम हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ राज्यों में बढ़ती नई केसों की संख्या और संक्रमण की दर बढ़ रही है। ऐसे में सभी सावधानियां और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते हुए तीसरी लहर का कंट्रोल करना है। कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वादों को लेकर मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और अफसर तक लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। कांग्रेस घोषणा पत्र में कई वादे ऐसे भी कर दिए जो केंद्र सरकार से संबंधित हैं। वादों पर केंद्र की सहमति के बाद ही काम हो सकता है। राज्य के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर वादे करने पर अब सवाल उठ रहे हैं। हालांकि मंत्री संघीय ढांचे का हवाला देकर इसे सही ठहरा रहे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कृषि यंत्रों पर जीएसटी कम करने सहित कई ऐसे वादे हैं जिन्हें पूरा करने के लिए केंद्र ही सक्षम है। अब राज्य सरकार इसके लिए केंद्र को पत्र लिख रही है। गहलोत सरकार ने अब तक कांग्रेस घोषणा पत्र में किए गए 64% वादे पूरे करने और 28% वादों पर काम प्रक्रियाधीन होने का दावा किया है। कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र सरकार का नीतिगत दस्तावेज है। दिसंबर 2018 में आते ही गहलोत सरकार ने पहली कैबिनेट की बैठक में ही कांग्रेस के घोषणा पत्र को नीतिगत दस्तावेज का दर्जा दिया था। नीतिगत दस्तावेज का दर्जा देने से अब इसमें किए वादों को पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी है। पूरा जून बारिश का इंतजार कर रहे ग्वालियर चंबल अंचल में मूसलाधार बारिश से नदी और नाले उफान पर है। यहां बारिश अभी थमने वाली नहीं है। बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम ग्वालियर, शिवपुरी और उत्तर प्रदेश की तरफ ही सक्रिय है। यही कारण है कि इन इलाकों में आगे भी जमकर बारिश होने के आसार बने हुए हैं। हालांकि इसका असर पश्चिमी मध्य प्रदेश पर नहीं हो रहा है। इस वजह से मालवा में तेज बारिश नहीं हो रही है। अगले 24 घंटों में मौसम विभाग ने गुना और श्योपुर में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके अलावा ग्वालियर, भिंड सहित 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश श्योपुर जिले में हुई। यहां अब तक औसतन बारिश 349 मिलीमीटर होनी थी, लेकिन अब तक यहां पर 855 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो औसत से 138% ज्यादा है। 3 दिन पहले नगर निगम के अफसर और महिला क्लर्क को 25,000 की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ा था। मामले का संज्ञान लेते हुए नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बुधवार शाम दोनों को निलंबित कर दिया।
इस दौरान इनका मुख्यालय ट्रेचिंग ग्राउंड रहेगा। कॉन्ट्रैक्टर की शिकायत पर लोकायुक्त ने नगर निगम के जन कार्य विभाग के अधीक्षक विजय सक्सेना और महिला कर्मचारी हेमाली वैद्य को सोमवार दोपहर 1:30 बजे गिरफ्तार किया। सक्सेना के पास 3 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली। विजय सक्सेना इंदौर नगर निगम में करीब 25 साल से तैनात है। इस दौरान वह निगम के अलग अलग विभागों में रहा। करीब 12 साल वह नक्शा विभाग में भी रहा। इस दौरान भी उसके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें थी। फिर वह बिल सेक्शन में आकर जनकार्य विभाग का अधीक्षक हो गया। उसने रिश्वतखोरी में महिला कर्मचारी हेमाली को भी शामिल कर लिया। अक्सर वह उसी के माध्यम से रिश्वत लेता था ताकि सीधे खुद पकड़ा ना जा सके। मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। अभियान के तहत पहला डोज तो लोगों ने लगवा लिया, लेकिन दूसरे डोज की पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। प्रदेश में 36 लाख लोगों का दूसरा डोज पेंडिंग है। अब आशा और कॉल की मदद से ऐसे लोगों को टीका लगवाने बुलाएंगे। प्रदेश में सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार और गुरुवार, शनिवार को कोरोना की वैक्सीन लगाने का दिन तय किया गया है। सरकार को केंद्र की तरफ से फिलहाल 8 से 10 लाख वैक्सीन मिल रही है। प्रदेश में दूसरा डोज लगवाने वालों की संख्या करीब 36 लाख के आसपास है। वहीं भोपाल में भी 1.25 लाख लोगों की पेंडेंसी है। अब कोरोना का दूसरा डोज लगवाने के लिए मैसेज और कॉल करने की रणनीति बनी है। लोगों को उनके मैसेज पर कॉल करके बुलाया जाएगा। जानकारों का मानना है कि दूसरा डोज लगवाने नहीं आने का बड़ा कारण शहरी क्षेत्र में ऑनलाइन स्लाइट बुक करवाने को लेकर है। लोगों का फ्रेंडली नहीं होना है। इसके अलावा बारिश का मौसम भी दूसरा कारण बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में बाढ़ ने कहर बरपा दिया है। बांधों के गेट खोलने से सिंध और सीप नदी का ऐसा रौद्र रूप सामने आया कि 6 पुलों को भारी नुकसान हुआ है। सिंध नदी पर बने 5 पुल 2 दिन में ढह गए। इन पुलों का निर्माण 5 से 11 साल पहले ही हुआ है। इसके अलावा 2 पुल ऐसे हैं जिनका रिकॉर्ड ही उपलब्ध नहीं। इसका निर्माण 39 और 35 साल पहले हुआ था। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने जांच के लिए कमेटी बना दी है। जल संसाधन विभाग के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर TR कपूर के मुताबिक जितने भी बड़े पुलों का निर्माण किया जाता है, उसका डिजाइन तैयार करने से पहले 100 सालों में आई बाढ़ के रिकॉर्ड का आकलन किया जाता है। इसका नियमों में प्रावधान किया गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि जिस पानी को डाइवर्ट किया जा सकता था, ऐसा नहीं किया गया, उसी का परिणाम प्रदेश भुगत रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रोड धंस गए और बांध टूट गए, पुराने पुल खड़े और नए पुल टूट रहे हैं। गरीब दामाद के रहन सहन के कारण सास द्वारा हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। सास ने अपने दामाद विनोद की हत्या करने की सुपारी जिसे दी थी, वह जब्बर सिंह राजपुरोहित तांत्रिक का काम भी करता है। पुलिस ने बताया कि तांत्रिक जब्बर सिंह ने विनोद को अपनी बातों से वश में कर लिया था। इसके बाद कहा कि उसके घर की परेशानी उसमें बसी किसी आत्मा की वजह से है। उस आत्मा को निकाल देगा, इसके लिए उसे खूब शराब पीनी होगी। जब्बर सिंह का सहयोगी धनराज गोस्वामी भी उनके घर में शांति के लिए उपाय करवाने आया था। तब से वह जब्बर सिंह का चेला बन गया। उस दिन भी उसने धनराज को बुलाया, उसे इस काम में सहयोग दिया। चूंकि लाश ठिकाने लगाने के लिए वाहन चाहिए था, धनराज किराए की टैक्सी चलाता था, ऐसे में उसे भी जब्बर सिंह ने बुलाया और तीनों ने साथ शराब पी। मामले के आरोपी ग्यारसी देवी जब्बर सिंह और धनराज को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। वहां उन्हें 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। ग्यारसी देवी को 1 दिन की पीसी मिली है। दोनों को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर रखा जाएगा। जोधपुर के जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी में बुधवार सुबह 11 बजे स्टूडेंट्स ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। करीब 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स नारे लगाते हुए यूनिवर्सिटी से कलेक्ट्रेट तक पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान छात्र और पुलिस आमने सामने हो गए। उग्र हुए छात्रों को खदेड़ने के लिए पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी। इसके बाद छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी समिति को गिरफ्तार कर लिया गया। स्टूडेंट्स ने पहले यूनिवर्सिटी के ओल्ड कैंपस और उसके बाद कलेक्ट्रेट पर जाकर प्रदर्शन किया। यहां स्टूडेंट्स ने हाथों में तिरंगा लेकर वंदे मातरम और नारे लगाते हुए फीस लौटाने और माफ करने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 में यूनिवर्सिटी में सेवाएं नहीं दी गई, इसके बावजूद फीस ली जा रही है, जो छात्रों को वापस किया जाना चाहिए। बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स के जुटने से कलेक्ट्रेट के बाहर ट्रैफिक जाम हो गया। वाहनों की लंबी लाइन लग गई। इससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस ने छात्रों को जाम नहीं लगाने के लिए कहा। इस बीच छात्र उग्र हो गए और पुलिस को उन्हें लाठियां मारकर खदेड़ना पड़ा।
पटना जिले में बाढ़ की स्थिति विकराल हो गई। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। बुधवार को भद्र घाट से लेकर महावीर घाट के बीच पाथवे पर पानी चढ़ गया। इस कारण मार्ग में आवागमन प्रभावित हो रहा है। बांधों के कटाव को रोकने के लिए प्रशासन के स्तर पर इंतजाम किए गए। कई स्थानों पर बांधों के टूटने के बाद पानी को रोकने का कार्य बालू के बोरे को डालकर किया गया। बिहार शरीफ NH 30A पर मंगलवार को तीसरे दिन भी छोटी बड़ी गाड़ियों का परिचालन पूर्णतः बंद रहा। प्रखंड क्षेत्र के निचले हिस्से में बांध पर पानी का दबाव बढ़ता ही जा रहा है। वहीं शाहजहांपुर के नबीचक खंदा और मदन सुदनपुर के अहरा खंदा का अलंग कट जाने से सैकड़ों बीघे में लगी धान की फसल डूब गई। जमींदारी बांध में दरार साफ दिखाई पड़ रही है तथा मिट्टी का कटाव होना शुरू हो गया है, जिससे जमींदारी बांध का टूटने का खतरा मंडराने लगा। ग्रामीण किसानों का आरोप है कि उन लोगों ने जमींदारी बांध में पड़ रही दरार की सूचना 3 दिन पूर्व ही जल संसाधन विभाग के साथ साथ सिंचाई विभाग के पदाधिकारियों को दी गई। इसके बावजूद इसकी सुध नहीं ली जा रही है। तो खबरें फटाफट में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार।